4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। यहां अचानक महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत पवार का नाम और देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत ज़्यादा आने लगा है। अभी 1 महीना पहले अजीत पवार भी बिल्कुल हाशिए पर थे और देवेंद्र फडणवीस को तो अमित शाह ने ही हाशिए पर कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे आ गए इसी 10-15 दिन में, और अचानक अजीत पवार भी सुर्खियों में आ गए अपने 2-3 बयानों के बाद। आपको लगता नहीं कि अचानक क्यों हो गया? मैं आपको सोयाबीन की फसल, किसानों का मद्देनज़र और राहुल गांधी की 7वीं बात जो उन्होंने कहा कि एमएसपी दी जाएगी 7,000 रुपया, इसके बारे में चुनाव पलटता हुआ बताने आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोनों की जुगलबंदी मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दोनों को महसूस हो गया कि हमें हाशिए पर डाल दिया गया, तो फिर जुगलबंदी बनी है क्या? चूंकि पहले भी अजीत पवार दोनों बार जब भी बीजेपी में आए हैं, उसके अंदर अजीत फडणवीस साहब का ही रोल है। अब ऐसा कैसे कि दोनों एक दूसरे के सामने आ गए? अजीत पवार ने कहा ये वाले नारे नहीं चलेंगे, फडणवीस कह रहे हैं आपकी समझ में नहीं आया है, तमाम चीज़ें ये चल रही हैं। दोनों सुरखरू हो गए, दोनों आ गए। ये सिर्फ एक मान लीजिए नूरा कुश्ती का एक पार्ट है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग, वो अपनी पार्टी में उत्पीड़ित हैं, ये अपनी पार्टी में उत्पीड़ित हैं। वो अमित शाह के बारे में बताया जाता है कि वो उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ से सीएम रेस में सबसे आगे आ गए। और अजीत पवार भी ये वाली बात करके माइनॉरिटीज़ का वोट अपनी तरफ लेना चाहते हैं ताकि शरद पवार का वोट कट जाए, महाविकास अघाड़ी का वोट कट जाए। कटने के बाद कुछ 10-15 सीटें ले आए, 20 सीटें ले आए। उधर पता चला भारतीय जनता पार्टी को सीटें कुछ कम मिली हैं। हाँ, शिंदे साहब थोड़ा सा वाकई तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो योजनाएं जो हैं टोल फ्री की, वो बड़ी कामयाब हो जाएंगी, देख लीजिएगा। महिलाओं को जो पैसा दिया जा रहा है वो भी कामयाब हो जाए। शिंदे साहब को मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है, चूँकि महाराष्ट्र के अंदर मैं खुद 10 बरस रहा, मैं कई बार आपके सामने अर्ज कर चुका। टोल का बचना ऐसा लगता है जैसे उनके बहुत बड़ा इनाम मिल गया उनको उनकी टेंडेंसी है कुछ इस प्रकार से, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। खैर, तो बात यह है दोस्तों कि ये दोनों की क्या नूरा कुश्ती है। अब मैं आता हूँ कि महाराष्ट्र में इस वक्त मुद्दे क्या चल रहे हैं। 14 तारीख के बाद मोदी जी ने वहाँ का दौरा बंद कर दिया था। मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूँ कि मोदी जी की दिलचस्पी झारखंड में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में नहीं है। आरएसएस ने 60,000 मीटिंग्स बताई जाती की हैं, ज़मीन को पलट कर डाल दिया है और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से खड़ा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, वो भी बहुत मजबूती से आगे उभरे हैं। पोल को छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ आपके सामने जातियों का समीकरण रखता हूँ, उसी के एतबार से निकलता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ चीज़ें फ्री की रेवड़ी बांटने से आ जाती हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, शिंदे को फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी ने वहाँ जो मुद्दा उठाया है, चूँकि सोयाबीन के किसान जिनको कहा गया था कि आपको 4,890 रुपये का एमएसपी मिलेगा, उनको बताया जाता पिछले सितंबर में तो 2,800 रुपये मिला है, फिर वो जाकर के 3,800 हुआ है, कोई 4,000 को 4,100 ऐसा मिल रहा है। अब 6,000 कर दिया, बीजेपी ने कर दिया है, मतलब कहा है कि दे देंगे। अरे जो 4,890 आपने कहा वही दे दीजिए भगवान। उसमें फडणवीस ने कहा कि इसके बीच का जो गैप है 3,800 का और 4,900 के बीच का, वो हम पूरा कर देंगे। तो आपके होते हुए मंडियाँ ऐसा कर क्यों रही हैं? बहरहाल, लेकिन राहुल गांधी ने ज़बरदस्त काम करते हुए, उनकी बुनियादी का सवाल का जवाब देते हुए 7,000 रुपये के रेट एमएसपी निर्धारित कर दिए। और अभी सोयाबीन के किसान निकलने वाले हैं, कपास के से किसान निकलने वाले हैं, जिनके हालात बद से बदतर हैं। विदर्भ में अगर किसानों की आत्महत्या की बात आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि देश में एक बड़ा वर्ग विदर्भ के किसानों का है, जो कर्जा नहीं दे पाता है, मर जाता है, फांसी लगा लेता है। बहुत सारे वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी भी किए हैं। मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3,000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने एमएसपी का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई एमएसपी से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर,
मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफी ज्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया कर्ज के कारण किया। कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है। अब 3-3.5 लाख का वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेरना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी मगर तब वहां से पलटी है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। तो दोस्तों बात ये 7,000 रुपये का ये वाला जो एक मैं कह रहा हूँ 6 योजनाओं के बाद 7वीं योजना जो राहुल गांधी ने की है ये ज़मीन पर असर कर सकती है। दूसरी बात, एक बात मैं शुरू से आपसे कहता आया हूँ कि ये जो पलायन का मुद्दा है ये पूरे एक्रॉस महाराष्ट्र के अंदर फैल रहा है। संविधान का मुद्दा इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा है, हालांकि फैलना चाहिए उसको। फडणवीस ने लाल किताब के बारे में जो भी कहा है, लेकिन ये जो उपक्रम गुजरात जाना है इसको लेकर के महाराष्ट्र का बंदा थोड़ा नाराज़ हो सकता है। लेकिन महिलाओं को जिस प्रकार से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है शिंदे ने, उससे वाकई थोड़ा सा इसमें कोई दर्द, चूँकि देखिए भूखा आदमी है, उसका आप पानी पिला दें, खाना दे दें, वो सबसे पहले आपका शुक्रगुजार बनेगा। आप पहले भूख से मार देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं 1500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो महिलाएं आ सकती हैं। महिलाओं ने मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया है। मैया योजना के तहत झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने पलट दिया है। चूँकि वजह क्या है कि गुर्बत इतनी है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है, लेकिन ये महंगाई जो हुई है ये इस मौजूदा सरकार को परेशान कर सकती है, भले आप थोड़ी रेवड़ी बांट रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि 2 चीज़ें मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ था कि एक तो अजीत पवार का फडणवीस के साथ जो आप ये टकराव देख रहे हैं, ये दोनों ही अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इन दोनों की आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, समझ गए, लोगों का ऐसा कहना है। तो अजीत पवार भी अचानक सुरखरू हो गए, लेकिन अजीत पवार को 10 से 15 सीटें आ गई तो शायद वो एक थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है अपने चचा के साथ आ जाएं। हो सकता है सारे गठबंधनों के सामने यही बात रख दें कि साहब चीफ मिनिस्टर तो मुझे बनाइए आप। महाराष्ट्र के अंदर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लियर क्या है। क्लियर ये है कि वहाँ का मराठी, वहाँ का दलित, वहाँ का मुस्लिम, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे अगर है, एक बात। किसान अगर आ गए, दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने आपको बताया आदिवासी फैक्टर, ये 4-5 फैक्टर मिल जाते तो महायुति को 50 से 60% भी वोट मिल सकता है, फुल बहुमत में आ सकती है। लेकिन वहाँ एक नई बात ये भी हो गई है, वो भी सुन लीजिए कि लगभग 12 लाख किसान जो गन्ना कटर है, गन्ने की कटाई में आता है, वो लोग अपनी गन्ने की कटाई में लगे, क्योंकि 15 नवंबर के बाद से गन्ने की कटाई वहाँ शुरू हो जाती है। 4 लाख किसान बताए जाते हैं कर्नाटक और गुजरात में चले गए। तो ऐसे समय में वो मतदान से थोड़े से गैर हाजिर रहेंगे, जिसका नुकसान शायद महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। और इसके बारे में, हालांकि शिंदे के बारे में मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि 15 नवंबर से पहले ही कर दिए जाएं, लेकिन आपको मालूम है चुनाव आयोग किसके इशारे पे कैसे काम करता है। इतनी ज़्यादा बुरी हालत तो किसी भी विभाग की नहीं हुई जितनी कि राजीव कुमार के चुनाव आयोग की हुई है। आप किसी भी वीडियो को नीचे देखिए, ईवीएम, राजीव कुमार और चुनाव आयोग, इनको गालियों के अलावा कुछ नहीं पड़ रहा। हम तो नहीं बक रहे हैं साहब, कमेंट्स के अंदर लोग पढ़ते हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों की राय ये बन गई है। खैर, तो मैं आपको बताने ये आया हूँ कि एक तो ये दोनों की नूरा कुश्ती है, इनका कुछ नहीं मालूम शिंदे किधर चले जाएं और अजीत पवार किधर चले जाएं। ये अपने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़के एक अच्छी पोजीशन में है। मैं वो बात नहीं कहना चाहता, कांग्रेस भले ही थोड़ी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 15 से 17 सीटें तो ये समझ लीजिए कांग्रेस की वो हैं जो बिल्कुल हारने वाली है।
बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों का रोष, किसानों की कमज़ोरी, किसानों की मांगे, सोयाबीन, कपास और तमाम ये चीज़ें सामने अगर आ जाती हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का मुद्दा सामने आ जाता है, ये बिरादरियाँ जो मुद्दे कोई भी हों ये एक साथ रहती हैं, जनरली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट कर रही हैं आजकल, तो ये एक समीकरण बन सकता है जिससे महायुति को डेंट पहुंच सकता है। उनका मामले दूसरे हैं, 60,000 मीटिंग्स हों, हिंदू मुस्लिम हो, कटोगे बटोगे, हालांकि उनके नेता भी कह रहे हैं कि ये नारे यहाँ नहीं चलते हैं। पंकजा मुंडे कह चुकी हैं, अशोक चौहान जो चले गए वहाँ पर वो भी कह चुके, मतलब बहुत सारे नेता कह चुके हैं, और कई नेता और भी हैं जो बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे पर, महाराष्ट्र के अंदर वो नहीं है कि आपने सोच लिया कि वो यूपी के भैयों को आप जो है बना दोगे धार्मिक पशु और महाराष्ट्र में बना दोगे, ऐसा नहीं है। वहाँ का वर्ग फिर भी रोटी रोजी के बारे में सोचता है, महंगाई के बारे में सोचता है, ओबीसी बहुत बड़ा है वहाँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।